हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर जो कि वर्ष 2024 से 25 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 से 25 है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, यदि आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और आपके जो 50% से ज़्यादा अंक है वो इसी मॉडल पेपर में से कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समय हमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया है 3 घंटे 15 मिनट और नोट दे रखा है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और पूर्णांक दे रखा है हमें, इसका 100 का पूर्णांक है। दूसरा, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो पहले में है खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। ये प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर हमें देखना है। पहला, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। तो इस प्रश्न नंबर 1 के का जो राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो होगा संपूर्णानंद। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है ये संपूर्णानंद जी का निबंध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है ये हमें बताना है। तो जो लल्लू लाल की रचना है वो है प्रेम सागर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेमचंद, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है अमरकांत, ऑप्शन 4 है यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रेमचंद। तो प्रश्न नंबर 1 के जो गा का उत्तर था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के घ के उत्तर को। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो आवारा मसीहा के रचनाकार हो बताने हैं हमें। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है राम वृक्षवेनपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृतायन, तीसरा है रांगे राघव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न नंबर 5 की ओर या अड़ा की ओर। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2 के का उत्तर है कमायनी किस युग की रचना है। कमायनी किस युग की रचना है, तो कमायनी ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा है प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी युग के लेखक हैं, इसलिए जो कमायनी होगी वो छायावादी युग की रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 के ख का उत्तर है प्रश्न नंबर 2 के खा का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो इसके लिए ऑप्शन हमें दिया हुआ है अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 के घ को। तो प्रश्न नंबर 1 का जो घा है वो हमें दिया है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। हमें बताना है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो कमायनी है वो छायावादी युग की रचना, तो यहाँ पर दिया हुआ है कमायनी। तो ये ही जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, क्योंकि ये कमायनी है और ये छायावादी युग की रचना है। तो ये सभी बाकी जितनी भी हैं ये सभी द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट हमारा है अड़ा। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की फर्स्ट राम भक्ति शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से है, तीसरा है प्रेमाश्रयी शाखा से है, या कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था ये हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर, सॉल्व करने वाले प्रश्नों की ओर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये जो है 5 × 2 यानी 5 मार्क्स
5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के हैं। 10 मार्क्स का ये पैराग्राफ यानी गद्यांश हमको दिया है। इसमें से हमें उपयुक्त उत्तरों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम इस गद्यांश को। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन हमें दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है, और संदर्भ लिखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश है, ये जो लाइनें हैं, ये किस पाठ से उद्गत हैं या ली गई हैं, और इसके लेखक कौन हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके संदर्भ को। ये जो चैप्टर है, सॉरी, ये जो गद्यांश है, ये हमारा जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है, राष्ट्र का स्वरूप, उस पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हमें लिखना है पहले क्वेश्चन में। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो ये इसका गद्यांश हो जाता है, सॉरी संदर्भ हो जाता है। हमने संदर्भ लिख दिया। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इसी गद्यांश के 2 में, कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख लिया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों यानी वस्तुओं को धारण किए हुए है, इसलिए धरतियों को वसुंधरा कहा जाता है। इसलिए धरती को वसुंधरा के नाम से हम जानते हैं। 3 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, ये जो रेखांकित अंश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। यहाँ तक जो ये लाइन अंडरलाइन की गई है, इसकी हमें व्याख्या लिखनी थी। तो इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, हमारी धरती माता के गर्भ में अमूल्य असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 3 के 3rd क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या, वो भी हमने कंप्लीट कर ली, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 क्या है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका राइट आंसर होगा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया या फिर संवारा है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। जो ये गद्यांश से इसमें पूछा गया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि इसी प्रकार कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार अनेकों हैं। यानी ये हमें भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमें दिया गया है कि ये चीज़ें हमें जो है दी होती हैं पृथ्वी के अंदर, तो हमें इसके प्रति समर्पित रहना चाहिए धरती के। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 था, वो भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इसका जो नेक्स्ट गद्यांश, यानी इसके जो अथवा में हमें गद्यांश दिया है, अशोक का फूल। तो ये अशोक का फूल नामक चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो गद्यांश दिया है ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती।
वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। तो ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल नामक पाठ से जो है लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसके संदर्भ को। तो प्रश्न नंबर 3 के जो अथवा का उत्तर है, जो अथवा में गद्यांश हमें दिया है, उसका पहला क्वेश्चन है संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा का पार्ट 1 है वो हमने सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं पार्ट 2 को। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये दे रखा है पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डूबती है। तो हमें इन पंक्तियों की जो है रेखांकित अंश की जो है व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, इन पंक्तियों से लेखक यह बताना चाहता है कि पंडिताई एक बोझ है जो जब तक भारी रहती है जब तक कि वह जीवन का हिस्सा नहीं बन जाती, और जब यह सहज हो जाती है तो यह बोझ नहीं रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा का जो पार्ट 2 था ये भी हमने सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं पार्ट 3 को। और पार्ट जो तीसरा है इसका वो है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो चलिए देखते हैं लेखक क्या बताना चाहता है इस गद्यांश के माध्यम से कि उदास होना बेकार है। लेखक बताना चाहता है कि जीवन में उदास होना बेकार है क्योंकि अशोक का फूल खुशी से झूम रहा है और हमें भी जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो पार्ट 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा का जो पार्ट 3 था ये भी हमने आपको समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 है गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी गद्यांश का हमें भाव स्पष्ट करना है कि इस गद्यांश का मेन भाव क्या है, मुख्य भाव। तो इस गद्यांश का जो मुख्य भाव है, गद्यांश का भाव यह है कि जीवन में खुश रहना और मस्ती करना सबसे महत्वपूर्ण है, उदासी का कोई स्थान नहीं है। तो यही इस गद्यांश का क्या है, भाव है। नेक्स्ट है हमारा भाषा शैली। तो इसमें हमें भाषा शैली बतानी है पार्ट 5 में। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इस गद्यांश की जो भाषा है वो सरल और सहज है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अशोक का फूल जो जीवन की खुशियों का प्रतीक है। तो इसमें प्रतीक और भाषा जो है वो सरल और सहज है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा का भी हल था वो हमने आपको करा दिया है। और जो आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है केवल एक ही करके आना है, या आप अथवा वाला करके आएंगे या एक। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दोनों आपकी सुविधा के लिए या आपके फ़ायदे के लिए मैंने दोनों जो गद्यांश थे उनको सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं और 2-2 अंक का एक जो है पार्ट है इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हमें जो काव्य खंड है उसमें से ये क्वेश्चन है, वो दे रखा है हमें पद्यांश है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश ये दिया हुआ है, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पद्यांश है इसमें पहले का आंसर देना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें संदर्भ लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसके संदर्भ को। तो जो संदर्भ है इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो पद्यांश है उसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है या शीर्षक से उद्गत है। और इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने केकई के पश्चाताप को अपूर्ण ढंग से अभिव्यंजित किया है। और यहाँ पर जो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट
सेकंड को, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। यहाँ पर दिया है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, इस ये लाइनें दी गई हैं और इसके नीचे अंडरलाइन है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो व्याख्या है इसकी, केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ये इस जो अभी पंक्तियाँ थीं, इन पंक्तियों की व्याख्या है, अबला जन के लिए कौन सा पथ है, ये जो लाइन है इसी का अर्थ है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 4 का 3, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो पार्ट 3 का जो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार होगा उपमा और अनुप्रास। इन पंक्तियों में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, भाषा की विशेषताएं बताइए। जो यहाँ पर पार्ट 5 है, भाषा की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर भाषा की विशेषताएं हैं इस पद्यांश में, परिष्कृत और खड़ी बोली। जो भाषा है इसमें वो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और शब्द सीमा अधिकतम 80, यानी लगभग में 80 शब्दों में हमें इनमें से तीनों में से किसी भी एक का जीवन परिचय लिखना है। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा APJ अब्दुल कलाम, तीसरा वासुदेव सरल अग्रवाल। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाने के कारण मैं आपको पूरी तरह ये जीवन परिचय इनका नहीं लिखकर दिखाऊंगा। मैं केवल संक्षिप्त में, यानी संक्षेप में ही इनके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको माध्यम से आपको केवल समझाऊंगा और आप स्वयं उसका अच्छी वर्डों में रूपांतरण करके जो है जीवन परिचय को लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जीवन परिचय मैंने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। जन्म है 7 अगस्त 1904 में, यानी जो इनका जन्म था ये 7 अगस्त 1904 में हुआ था। जन्म स्थान जन्म इनका जो हुआ था वो ये होता उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, और इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 1967 में। पिता का नाम है विष्णु अग्रवाल, माता का नाम है सीता देवी अग्रवाल, और शिक्षा इनकी हुई MA PA HDD और लिट की उपाधि इनको प्राप्त थी। और इनकी जो भाषा शैली है, भाषा है शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली। शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली शैली है विचार प्रधान, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण। तो ये इनकी शैलियाँ हैं। और साहित्यिक पहचान इनकी, ये निबंधकार हैं, शोधकर्ता हैं, संपादक हैं। और साहित्य में जो स्थान है वासुदेव सरल अग्रवाल का, ये डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। तो डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इन रचनाएं जो है इनकी प्रवृत्ति, पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति और कल्पवृक्ष, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार जो ये संक्षिप्त में जीवन परिचय था ये मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको डिटेल में यानी बड़ा करके 80 शब्दों में इसको जो है लिख लेंगे स्वयं से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमने सोल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 5 में हमने सोल्व किया था पार्ट 3 को, यानी जो हमारा वासुदेव सरल अग्रवाल हैं उनके जीवन परिचय को। अब हम देखते हैं 5 में के खा को। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 3 हैं, पहला मैथिली सरल गुप्त, दूसरा स्मितरनंदन पंत, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इनमें से तीनों में से किसी का भी याद कर सकते हैं। और यदि आप इन तीनों को ही याद कर लेते हैं तो आपका जो है कोई भी जो जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन है वो नहीं छूट पाएगा। ये तीनों ही ऐसे कवि हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये लेखक भी ऐसे ही हैं जो बार बार रिपीटेड जीवन परिचय है इनका। तो आप इनको सबको याद तैयार करें। मैं आपको यहाँ पर बस केवल इनमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिख कर दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन
पंत जी के जीवन परिचय को देखते हैं, और ये भी हम संक्षिप्त में ही आपको समझा रहे हैं, आप इसको भी अच्छी तरह डिटेल में तैयार कर लेंगे और 80 वर्डों में लिख देंगे। तो इनका जन्म हुआ 20 मई 1900 में। जन्म स्थान इनका कोशानी, कुमाऊँ और पूर्वांचल में ये पड़ता है। और मृत्यु इनकी हुई 28 दिसंबर 1977 में। पिता का नाम है पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। और इनकी जो शिक्षा हुई ये कौशाम्बी के वर्नाक्यूलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रवेश लिया था इन्होंने। तो ये जो आपको थोड़ा राइटिंग है ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मिस राइटिंग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस आप केवल ध्यान से सुनेंगे। कौशाम्बी के वर्नाक्यूलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रवेश किया इन्होंने। फिर कृतियाँ इनकी हैं वीणा, अच्छवास, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगवाणी, और जो इनका उपन्यास है ये है हार। और इनकी कहानी है 5 कहानियाँ। उपलब्धियाँ कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कला एवं बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला हुआ है। तो ये इनका सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 5 में के खा को जो है सोल्व कर सकते हैं, ये जो कर चुके हैं। कवि का जो जीवन परिचय था इसमें हमने क्या है सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय को आप इन सबको तैयार कर लेंगे अपने आप स्वयं। प्रश्न नंबर 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा अधिकतम 80 होना चाहिए। तो आप इसको स्वयं करेंगे, ये आपको होमवर्क के तौर पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये पंचलाइट जो कहानी है आप इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे, इसको स्वयं कहानी के तौर पर आप लिख देंगे और इसका जो क्या उद्देश्य है ये आप स्वयं करेंगे। और ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 101% एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी आपके ज़िले में जो उनसा भी खंड काव्य पूछा जाता है, जैसे श्रवण कुमार हो गया, श्रवण कुमार खंड काव्य हो गया, मुक्ति यज्ञ हो गया, श्रवण कुमार, या फिर रश्मि रथी खंड काव्य, या फिर मुक्ति यज्ञ, इनमें से हमारे जो ज़िले में आता है ये मुक्ति यज्ञ आता है। तो आपके ज़िले में जौन सा भी खंड काव्य आता है वो आपके स्कूल अध्यापक ने आपको बता ही दिया होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इस खंड काव्य को तैयार कर लेंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी स्वयं तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है ये हमें दे रखा है, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुः पत्रकाश्चासीत, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेव आसीत, यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीडयमनाश्चापश्यत, तत्रेप्सः शीघ्रमवेव उपस्थितः सर्वविधं साहामंच्यच अकरोत्, प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत। तो ये गद्यांश है, हम इसका जो यहाँ पर संदर्भ है और जो इसकी व्याख्या है मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 8 के जो पहला श्लोक है, प्रश्न नंबर 8 के क्या का जो हमें वो दिया हुआ है गद्यांश, यहाँ पर ये श्लोक मुझसे मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पर गद्यांश होना चाहिए था। गद्यांश का अर्थ है महामामना विद्वान वक्ता यानी भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। आज हमारे बीच विद्वान न होने पर ही महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश पर प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्य को सन्मार्ग दिखाते हैं। सन्मार्ग का मतलब है अच्छा मार्ग दिखाते हैं और स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं ही। तो इसका जो अर्थ था वो हमने आपको समझा दिया है।
और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब इसका संदर्भ और हम आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के महामना मालवीय है नामक पाठ से लिया गया है। अब जो इसका जो नेक्स्ट है हमारा खंड खा में जो पद्यांश गद्यांश हमें दे रखा है यहाँ पर, सॉरी इसका जो अथवा में जो गद्यांश दिया है, हंसराज, मैं इसको लिख ले सही से स्थित कर लेता हूँ। हंसराज तदेव परिचय मध्य आत्मन है भागिने पाप हंसपोतकाय दुहित रक्षमत मयूरे हंसपोतिकाय प्राप्य लज्जित है तस्मात् स्थानात् पलाहित हंसराजोपि हिरष्ट मानुष स्वगृहम अगच्छत। तो ये इसका जो हिंदी अर्थ है और जो संदर्भ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हंसराज ने तभी परिषद के, ये अर्थ है। हंसराज ये श्लोक नहीं है, ये भी गद्यांश ही है, ये बाय मिस्टेक मुझसे लिख गया है। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंस की पुत्री को ना पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चला गया। और ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक, सॉरी गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा से लिया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि इसका हिंदी अर्थ और संदर्भ, दोनों का हिंदी अर्थ और संदर्भ आपको बहुत ही अच्छा तरह समझ में आ चुका होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तलवार की धार पर चलना। यानी हमें जो किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है इन मुहावरों में से। दूसरा है तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना है यानी खतरा, खतरे पर चलना, या मजबूरी भी बोल सकते हैं इसको, मजबूरी में कार्य करना, मजबूरी में कार्य करना। और इसका जो हिंदी अर्थ है, इसका जो उपयोग करेंगे कि मेरा मित्र स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके पिताजी ने उसको पीटकर विद्यालय भेजा और इसलिए वह तलवार की धार पर चलना के कारण स्कूल गया। दूसरा है टका सा जवाब देना, यानी बहुत ही, टका सा जवाब देना का मतलब होता है गुस्से में बोलना या गुस्से में जवाब देना, गुस्से में जवाब देना। तो इसका जो अर्थ है गुस्से में जवाब देना और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं कि मेरा मित्र मुझसे क्रोधित होकर मुझे टका सा जवाब देता है, टका सा जवाब देता है। तीसरा है दाल में काला होना। तो दाल में काला होना मतलब गड़बड़ी होना, कुछ गड़बड़ी होना। तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने वाक्य में कि मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने वहाँ पर 2 व्यक्तियों को खड़ा देखा, मुझे लग रहा था कि वहाँ दाल में कुछ काला होने वाला है। तो ये दाल में कुछ काला होना मतलब गड़बड़ी होना। चौथा है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना का मतलब होता है आग में घी डालना या फिर बोल सकते हैं किसी को चढ़ाना, चढ़ाना। तो इसका भी आप स्वयं जो है वाक्य प्रयोग है ये कर सकते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। मुहावरे पूछे जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये 2 गद्यांश हैं, एक ये है हमारा पहला और इसके अथवा में आप इसे कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं। दोनों गद्यांशों में से कोई सा भी गद्यांश आप कर सकते हैं और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम पहले को ही देख लेते हैं कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की लगाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वच्छ दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों
की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों का शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्ज्वल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। यदि साधक पदोन्नति या धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं, परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठा जाए। तो हमें पहला दिया है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो हमें बताना है कि लेखक ने जो इच्छा, लोभ आदि है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वास्तव में, यहाँ से आप देखेंगे कि वास्तव में इच्छा से असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, एक तो शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं आपको यहीं से जो है बता दे रहा हूँ कि वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति का प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तो आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का रुख क्या होना चाहिए, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से ये दे रखा है कि सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्व कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, शोभा नहीं देता है। सत्पुरुष उज्ज्वल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रयुक्त परोपकार के लिए, मानव मात्र ही सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। तो इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को आप शोभा नहीं देता, यहाँ तक आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। दूसरे को, सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्व कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों का शोभा नहीं देता। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इच्छाओं का उदात्तीकरण यहाँ से ये दिया गया है कि यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, यहाँ से देखेंगे कि यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण, यानी यही इच्छाओं का उदात्तीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11वां हमें दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया है वसन और व्यसन। तो एक वसन होता है वस्त्र और एक वसन होता है आदत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत। एक वसन वस्त्र है और दूसरा है व्यसन आदत। दूसरा है 11वें का पार्ट सेकंड है अम्बुज और अम्बुद। तो एक अम्बुज होता है कमल और एक अम्बुद होता है बादल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल और बादल। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये भी हमने सोल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ख का जो उत्तर है हमें देखना है, दिया हुआ है प्रश्न खा 11 का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। हमें इनमें से किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है अंबर। अंबर का आप जानते ही हैं, अंबर का एक हो जाएगा आकाश, एक हो जाएगा आसमान। तो ये 2 अंबर के जो है हमने लिख रहे हैं, आकाश और आसमान, 2 अर्थ लिख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गा
क्वेश्चन नंबर 11 के गा पार्ट पर, पार्ट गा है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं। पहला नेत्र सम्मुख, बी प्रत्यक्ष, सी आंख के आगे, डी प्रत्यक्ष प्रत्येक आंख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर गा के फर्स्ट पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा के पार्ट सेकंड को। जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इसका अर्थ एक शब्द में। तो इसका ऑप्शन है जानकार, बी ज्ञानी, सी जिज्ञासु, डी बुद्धिमान। जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जिसे जानने की लालसा होती हो, उसे बोलते हैं हम जिज्ञासु। तो क्वेश्चन नंबर जो 11वें का गा था वो भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें के घा की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11वें का घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी तुम, इसको शुद्ध करेंगे तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, यह इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं किसी एक, किन्हीं दो वाक्यों को लिखना था। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इसका शुद्ध रूप होगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेक कमल खिले हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अनेकों का हम बहुवचन नहीं बना सकते, अनेक तो खुद बहुवचन है और इसका फिर से हम बहुवचन बना दें ये गलत होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना होगा अनेकों का की जगह अनेक। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न नंबर 12 में को। और प्रश्न नंबर 12 में का है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 12 का तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में वीर रस अथवा हास्य रस की स्थायी भाव के साथ हमें परिभाषा देनी है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है वीर रस। वीर रस की जो स्थायी भाव होता है ये होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसकी परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। सॉरी, जो है थोड़ा ठंड होने के कारण खांसी है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उत्साह उत्पन्न होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, इस संसार में ना दूजा है, अपने ही शर को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। तो यहाँ पर जो दशानन है, रावण है, वो अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहता है कि मेरे जैसा पंडित और मुझसा योद्धे इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने ही शर को काट काट कर भगवान शंकर को भगवान शंकर की आराधना की है या मैंने उनको पूजा है। इसलिए यहाँ पर जो है रावण की वीरता की झलक दिखाई दे रही है, इसलिए इन पंक्तियों में वीर रस है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो इसका अथवा था प्रश्न नंबर 12 का जो अथवा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 के का अथवा तो हास्य रस, क्योंकि इनमें से वीर रस या अथवा हास्य रस हमें किसी एक की ही परिभाषा लिखनी थी। आप पेपर में भी एक की लिख के आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सुविधा के लिए आपकी दोनों को समझा रहा हूँ, तो देख लीजिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास यानी हंसना होता है, और परिभाषा है इसकी जहाँ पर काव्य पंक्तियों में हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है हंसी की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। तो प्रश्न नंबर 12 के जो का उत्तर था ये हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 के ख के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 12 का खा क्या क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 12 का खा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों की हमें किसी भी एक का, दोनों में से किसी भी एक की परिभाषा और लक्षण जो है उदाहरण सहित लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसके परिभाषा और लक्षण उदाहरण को। तो प्रश्न नंबर 12 के ख का जो हल है श्लेष अलंकार। पहले श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं, और इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर ये जो पानी शब्द है ये एक ही शब्द है और ये बार बार यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में आया हुआ है और इनका अर्थ जो है यहाँ पर शब्द का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब इसका जो अथवा में, श्लेष अलंकार के अथवा में जो है उत्प्रेक्ष अलंकार, इसको भी हम देख लेते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनहु, मानो, जाने हूँ आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है शोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम शलोने गात नन मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो ये उदाहरण है इसका, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जो है जैसा कि बताया गया है कि मनो, यहाँ पर मनो आ गया। जब भी ऐसे शब्द आए मनु, मनहु, मानो, जाने हूँ, तो वहाँ उन पंक्तियों में अधिकांशतः उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12वां था उसके खंड खा को भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 के खंड गा को। तो प्रश्न नंबर 12 का जो खंड गा है ये है दोहा अथवा सोटा छंद की परिभाषा। तो हमें दोहा अथवा सोटा छंद की परिभाषा लिखनी थी, तो हम केवल दोहा छंद को देख लेते हैं। इसका प्रश्न नंबर 12 के ज्ञ का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में भी कि जो प्रश्न नंबर 12 है उसमें हमें क्या बताना है। प्रश्न नंबर 12 का जो खंड गा है दोहा अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का जो गा है उसका दोहा छंद है और दोहा छंद में है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये उदाहरण है दोहे का। आप कोई सा भी दोहा जो है ले सकते हैं। इसकी मात्रा मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पा पे 1 मात्रा आएगी क्योंकि ये छोटा है, और बा पे 1, ना पे 1, ता पे 1 इस पे आएगी, या पे भी 1, संकट पे यहाँ पर 2 आएंगी क्योंकि अंक की बिंदी भी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगी, और का पे 1 और टा पे 1 मात्रा आएगी, और हरन पे 1 आएगी, रा पे 1 और ना पे 1। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13। तो पहले में 13 और तीसरे में 13, तीसरे में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये पहले 13 है और दूसरे में और देख लेते हैं हम मंगल। यहाँ पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, सॉरी 5 और 2, 2 और 2 4 और 1 6, 1 7, 1 8 और यहाँ पर 2 आएंगी, 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर 11 आ गई। अब इसी प्रकार इसमें भी आप लगाएंगे मात्रा, लगा के देख लेंगे। तो राम, राम में 2 और माँ में 1 3, ला में 1, खा में 1, ना में 1, सीता बड़ी की मात्रा भी है तो 2, ता पे आका डंडा है तो 2, शा पे 1, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर तो 1 ही आएगी, ता पे 1 और हृदय पे 1 और दा पे 1 और या पे 1, बा पे 1, सा पे 1, हु पे 1, सुर पे 1, रा पे 1, भूप पे 2 और 1। कितनी हो गई 2 और 1 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13। यहाँ पर तीसरे चरण में 13 आ रही हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11, और चौथे चरण में 11 मात्रा आ रही हैं। तो इस प्रकार जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोहा छंद भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और इसका उदाहरण भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और आप मात्रा लगाना भी सीख चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 2+4 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस पत्र को जो है आपको सिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से हमें पत्र लिखना है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए सबसे पहले हमें लिखना होगा सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, स्टेशन रोड, मुरादाबाद। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपकी बैंक शाखा में अपना एक बचत खाता खोलना चाहता हूं। बचत खाता खोलने के लिए मैंने अपना पैन कार्ड भी बनवा लिया है। घर के पते के लिए मेरे पास मेरे पिताजी के नाम का बिजली का बिल और आधार कार्ड दोनों हैं।
तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। संलग्न मतलब लगे हुए हैं। अतः मेरा बचत खाता खोलकर पासबुक एवं रुपए कार्ड प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। और नीचे हमें लिखना है दिनांक, जो भी दिनांक है आप कोई सी भी दिनांक रख सकते हैं, पता आप अपने अकॉर्डिंग, मकान नंबर भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे, मोबाइल नंबर XYZ। और संलग्नक, संलग्नक का मतलब है साथ में इस प्रार्थना पत्र के साथ में क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने दी हैं। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी दी है, मतदाता पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है और पिताजी के बिजली का बिल है। ये चीज़ें हमें अवश्य देनी होंगी। तो इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आप अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आज का हमारा इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देश में बेरोजगारी की समस्या, ये भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप इसको स्वयं तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण, इन सभी निबंधों को आप एक बार पढ़ लेंगे और इनको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं, तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप ना करें। और ये जो है अगर मैं इस निबंध को लिख कर दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं वीडियो यहीं पर जो है स्टॉप करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का मॉडल पेपर था ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आज इसमें से जो है करने को आ चुके होंगे। और मैं गारंटी कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है अंत तक, तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है उसमें कम से कम 50% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो अच्छी रीच पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।